न्यूक्लियस का सेकेंड पार्ट, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात आती है जो न्यूक्लियोलस। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है ये एक मेम्ब्रेनलेस बॉडी होती है। इस प्रकार से ये केंद्रक के अंदर एक गाढ़ी डार्क संरचना उपस्थित होती है साइड के किनारों पर, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं इनमें कोई भी झिल्ली या कोई भी इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इनको मेम्ब्रेनलेस कहते हैं। मेम्ब्रेनलेस होता है। और ये न्यूक्लियोलस की खोज सबसे पहले फोंटाना ने की थी। और इनकी संख्या भी वैरी करती रहती है। किसी न्यूक्लियस में ये एक, किसी में दो और किसी में ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो न्यूक्लियोलस की संख्या जो केंद्रक के अंदर होती है वो एक होती है। और दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन्स और डीएनए का बना होता है। प्रोटीन्स होते हैं इसमें, डीएनए होता है और आरएनए होता है न्यूक्लियोलस में। और इनका अरेंजमेंट जो होता है ये 4 लेयरों में इनका अरेंजमेंट होता है, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियोलस के अंदर। तो जो बाहर की ओर सबसे समांगी लेयर होती है, इस प्रकार से ये न्यूक्लियोलस को अब हम बना रहे हैं। इसके बाहर की ओर का जो समांगी भाग होता है जिसको एमॉर्फस या होमोजीनियस मैट्रिक्स बोलते हैं, जो एक समान मिश्रण होता है, एमॉर्फस मैट्रिक्स। इस एमॉर्फस मैट्रिक्स में प्रोटीन्स और ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल और फाइब्रिल्स जो होते हैं उनकी 1:1 रेशियो में ये उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये होमोजीनियस बनाते हैं, होमोजीनियस होते हैं, एक समान दिखाई पड़ते हैं। और इसकी सेकेंड लेयर जो होती है ये इस प्रकार से ग्रेन्यूल्स की बनी होती है। ये दानेदार दिखाई पड़ता है। इसके नीचे की सतह जो होती है वो ग्रेनुलर होती है या दानेदार संरचना दिखाई पड़ती है। इस ग्रेनुलर प्रोटीन्स में, इस प्रकार से ग्रेनुलर प्रोटीन्स में प्रोटीन और आरएनए का परसेंटेज जो होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है। यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए ये ग्रेनुलर दिखाई पड़ता है भाग। और थर्ड पोर्शन होता है दोस्तों फाइब्रिलर प्रोटीन्स। ये फाइब्रिलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, मुख्य रूप से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। और ये फाइब्रिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। किस प्रकार से ये फाइब्रिलर स्ट्रक्चर, ये फाइब्रिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके नीचे क्रोमैटिन का भाग होता है, ये सबसे बाहर की ओर होता है। ये फ्लूजिन के बने होते हैं या इसको पार्स क्रोमोसोमा भी कहते हैं। इस लेयर को पार्स क्रोमोसोमा या क्रोमैटिन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमोसोमा या इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन्स। इनको देख लेते हैं। बाहर की ओर इस प्रकार से उपस्थित क्रोमोसोम्स की जो संरचनाएं होती हैं या क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। और ये इसके चारों तरफ अरेंज रहते हैं और एक आवरण बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्स क्रोमोसोमा या क्रोमैटिन लेयर। ये इस लेयर को बोलते हैं पार्स क्रोमोसोमा, पार्स क्रोमोसोमा। और ये मुख्य रूप से क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन। और ये 2 प्रकार से अरेंज रहते हैं। एक होते हैं पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। पेरी न्यूक्लियोलर का मतलब इसकी परिध के चारों तरफ जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं इनको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियोलर। ये सारे के सारे इसके चारों तरफ जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं
इनको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन्स। और दूसरे क्रोमैटिन जो होते हैं इसके अंदर इस प्रकार से न्यूक्लियोलस के अंदर उपस्थित होती हैं कुछ क्रोमैटिन्स, और इनको बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ये दोस्तों इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन्स हैं। इस प्रकार से ये इसकी प्रोटीन्स और क्रोमैटिन थ्रेड्स का अरेंजमेंट जो होता है ये एक न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, चारों लेयर, एमॉर्फस मैट्रिक्स, ग्रैनुलर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन और क्रोमैटिन या पार्ट्स क्रोमोसोमा। इस प्रकार से दोस्तों ये होता है इसका न्यूक्लियोलस का कोर, यही लिख देते हैं इसको कोर। ये न्यूक्लियोलस का कोर है और इस प्रकार ये न्यूक्लियोलस की संरचना बनती है जो केंद्र के अंदर किनारों पर उपस्थित होता है। इनकी संख्या मुख्य रूप से 1 होती है और कभी कभी ये कम या अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका भाग होता है दोस्तों क्रोमैटिन थ्रेड, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे थर्ड हो गया न्यूक्लियोलस और फोर्थ है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं ये एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया था जो केंद्रक होता है उसमें ये जाल जैसी संरचनाएं उपस्थित रहती हैं जिनको क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये कलर ले लेते हैं, इसलिए इनको क्रोमा मीन्स कलर। ये जब डाई से रंगे जाते हैं तो ये रंग ग्रहण कर लेते हैं और जाल जैसी संरचना बनाते हैं। जाल तो नहीं होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन जाल जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए इसको क्रोमैटिन नेट भी बोल देते हैं कभी कभी। और ये क्रोमैटिन नेट दोस्तों जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, इस सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं इनमें कंडेंसेशन, यहाँ पर तो ये क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड। और ये कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स में कंडेंसेशन या इसको संघनन कहते हैं हिंदी में। संघनन का मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जो अणु दूर दूर है वो क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। और क्वाइलिंग, एक क्वाइलिंग की क्रिया होती है जिसके कारण ये क्रोमैटिन थ्रेड इस प्रकार की स्प्रिंग जैसी संरचनाओं में चेंज हो जाते हैं जो मोटी होती हैं, थिक होती हैं और शार्ट होती हैं, जिसके कारण ये संरचनाएं क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन थ्रेड पहले पतले धागे की तरह पड़े हुए थे न्यूक्लियोप्लाज्म में, लेकिन कंडेंसेशन और क्वाइलिंग की क्रिया के द्वारा इन्होंने एक इस प्रकार का आकार ले लिया और ये दिखाई पड़ने लगते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है प्रत्येक स्पीशीज में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक जीव जंतु में फिक्स होती है और कोशिका विभाजन में और अनुवांशिक लक्षणों के ट्रांसफर होने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके बाद फिर डीकंडेंसेशन, कोशिका विभाजन के पूर्ण होने पर इनमें एक और क्रिया होती है डीकंडेंसेशन और अनकॉइलिंग। और ये पुनः क्रोमैटिन थ्रेड में जो क्रोमोसोम्स बन गए थे, कोशिका विभाजन के पूर्ण होने पर, जब कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है, जब पूर्ण हो गया कोशिका विभाजन, उस समय इनमें क्या हुआ, कोशिका विभाजन के पूर्ण होने पर ये क्रोमोसोम्स जो थे इनमें डीकंडेंसेशन और अनकॉइलिंग की क्रिया हुई और ये पुनः वही क्रोमैटिन धागे में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कोशिका विभाजन होना होता है तो जैसे पतंग का मंझा हो या पतला कोई धागा है, थ्रेड है, उसको अगर हम फर्श पे ऐसे ही कहीं बड़ी जगह पे हम खोल के डाल दें तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसी मंझे को अगर हम लपेट के, तो ये हो गए क्रोमैटिन थ्रेड। वो मंझा जो खुला हुआ फर्श पे पड़ा हुआ है उसको हम क्रोमैटिन थ्रेड मान के चलेंगे। और जब उसी मंझे को हम इस प्रकार से किसी सरफेस के ऊपर लपेट दें, किसी डंडे के ऊपर लपेट दें या ऐसे ही थोड़ा हम कॉइल करके एक साथ उसको समेट के डाल दें, तो वो मंझा क्या होगा, उनको दिखाई पड़ने लगेगा।
तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर होती है, मतलब संघनन की क्रिया हुई या कॉइलिंग की क्रिया हुई, जिससे कि क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो गए और कोशिका विभाजन के पूर्ण होने पर यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं फिर से इनमें डीकंडेंसेशन और अनकॉइलिंग की क्रिया होती है और ये क्रोमैटिन थ्रेड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें थी। हमारा भी समझ में, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसके 4 भाग होते हैं केंद्र के। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, तीसरा न्यूक्लियोलस हो गया और फोर्थ क्रोमैटिन थ्रेड्स हो गए जो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। और इन चारों पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से आपने समझ लिया होगा। कुछ मुख्य बातें थी इसमें, तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी इसमें ऑक्टागोनल कोर होते हैं और बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है और अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इससे फ्यूज हो जाती है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और न्यूक्लियोलस में मुख्य रूप से प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए होते हैं। ये इस प्रकार से 4 लेयर्स में अरेंज रहते हैं और इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 1, 2 या उससे भी अधिक हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये केंद्र के अंदर एक होते हैं और क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं कोशिका विभाजन के समय तथा कोशिका विभाजन के पूर्ण होने पर ये अपना क्रोमैटिन थ्रेड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे विश्वास है, और आप इसके बारे में लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को और मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।